हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑडिट डिस्कशन। आई होप पढ़ाई बड़े मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। आज हम करेंगे ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। बस एज यूजुअल भूल जाइए हम कोई ऐसे कर रहे हैं। हम आज एक ऑडिट का एक एरिया डिस्कस करेंगे। हम ऑडिट कर रहे हैं रियल में, और अब आपको अपने स्टाफ को समझाना है अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सर, हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्यों लेते हैं, सब करेंगे धीरे धीरे बातें। पहला पॉइंट, हमारे बैलेंस शीट में डेटर का बैलेंस आता है, क्रेडिटर का बैलेंस आता है, लोन्स एंड एडवांसेज आते हैं, बैंक बैलेंस आता है, और कंटीजेंट लाइबिलिटी में हमारे कुछ लीगल केसेस होते हैं। मैं आपको जनरल एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अब आपको बैलेंस कंफर्म करना है। एजर्शंस की वीडियो आई होप आप सब लोग देख चुके हो। तो मेरे को बैलेंस कंफर्म करना होता है कि एग्जिस्टेंस, एजर्शंस की बात करूँ तो एग्जिस्टेंस में मेरे को काम करना है कि वेदर दिस बैलेंस इज एक्चुअली एग्जिस्ट और नॉट, फेक तो नहीं है कहीं। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे आपने कहा कि राम को मैंने सेल किया था, आप रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो, और रिलायंस हमेशा रिलायंस ही क्यों बोलते हो सर? सर, एक कंपनी रखेंगे स्टार्टिंग से एंड तक तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। आप रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो, रिलायंस ने अपनी बुक में दिखा रखा है राम को डेटर 1 करोड़ रुपए है। अब आपको देखना है वेदर इट्स एक्चुअली एग्जिस्ट और नॉट। तो आप क्या करोगे, राम को फ़ोन करोगे, राम यार हमारी बुक्स में ना, रिलायंस की बुक्स में 1 करोड़ रुपए आपके नाम पे आ रहा है, आपको क्या देना है क्या? तो इस तरह हम कंफर्म करते हैं एक्सटर्नल पार्टीज से। अगर वो कंफर्म कर देती हैं तो वो हमारा ऑडिट एविडेंस बन जाता है। कल को हम किसी को भी बोल सकते हैं, देखिए सर, हमने एज एन ऑडिटर हमारा काम किया था, हमने बैलेंस की कंफर्मेशन ली थी। सर, अगर आपके पास टाइम हो थोड़ा सा, इस वीडियो के बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी सत्यम स्कैंडल के ऊपर, सत्यम जो स्कैम हुआ था, उस वीडियो को जरूर देखिएगा अपनी नॉलेज के लिए। तो सर, हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन थर्ड पार्टी से लेते हैं टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ द बैलेंसेस। सर, अब ये कैसे लेते हैं? हम कोई ऐसे वैसे की बुकिश लैंग्वेज पे नहीं जा रहे हैं, हम अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हम ये कैसे करते हैं सर? सबसे पहले हम क्लाइंट को बोलते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल पकड़ लेता हूँ एंड यू कैन सेम कोरिलेट विद क्रेडिटर। मैं डेटर का लेके चलूँगा या बैंक का भी बताऊँगा। डेटर, क्रेडिटर, बैंक, लीगल कन्फर्मेशन। लीगल कन्फर्मेशन क्यों सर? क्योंकि सर हम लॉयर से बोलते हैं इस कंपनी के अगेंस्ट क्या क्या केस चल रहे हैं, हमें पूरी समरी दो, और हमें ये भी बताओ कि हम किन किन केसेस में इनके चांसेस ऑफ विनिंग ज़्यादा हैं, लूजिंग के चांसेस कितने हैं, कितनी लाइबिलिटी जनरेट हो सकती है इनके ऊपर, ताकि कंटीजेंट लाइबिलिटी का प्रोविजन या हम बनवा सकें या उसको बुक में देखें कि शो करना है या नहीं करना है। तो इसलिए अब हम डेटर की कंफर्मेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, क्लाइंट को बोलूँगा आपकी बुक में मान लीजिए 50 करोड़ रुपए डेटर आ रहा है, तो इसकी मुझे एक लिस्टिंग दो पूरी कि इसके अंदर किस किस से कितना कितना पैसा हमें लेना है। क्लाइंट मुझे अपनी पूरी लिस्टिंग दे देगा। आप है ना, अब समझ लो कि जब आपको डेटर का ऑडिट करना है तो आपका स्टेप क्या रहेगा। दिस इज़ द प्रैक्टिकल लाइफ विच आई एम शेयरिंग विद यू। तो आपको डेटर की पूरी लिस्टिंग लेनी है। डेटर की आपने पूरी लिस्टिंग ले ली। कन्फर्मेशन के अलावा हम एजिंग वेजिंग देखते हैं, वो हमारे अलग काम हो गए, मैं सिर्फ कन्फर्मेशन पे बात करूँगा। डेटर की पूरी लिस्टिंग ले ली आपने। उस पूरी लिस्टिंग में मान लीजिए 200 डेटर आ रहे हैं, 200 डेटर आ रहे हैं, तो आप 200 के 200 से तो अपना कन्फर्मेशन मांगोगे नहीं। क्यों सर, क्यों नहीं मांगेंगे? हम तो 200 के 200 से मांगेंगे। सर, एक मटेरियलिटी नाम का एक कंसेप्ट होता है। अगर कोई डेटर 1000 का आ रहा है और 1 लाख का आ रहा है, तो ऑब्वियसली मैं 1 लाख वाले से कन्फर्म लूँगा, मेरा जो क्वांटम ऑफ कन्फर्मेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो सर, मेरी सैम्पलिंग मेथडोलॉजी के बेस पे मैं कन्फर्मेशन के सैम्पल्स निकाल लेता हूँ कि मेरे को उन डेटर की लिस्टिंग से सैंपल निकाल लेता हूँ कि मेरे को किन किन से कन्फर्मेशन लेनी है। उसको निकालने के बाद वो डेटर की लिस्टिंग आ गई। मान लीजिए 200 में से मैं 15 डेटर से कन्फर्मेशन लूँगा, और उन 15 से लेने के बाद मेरा 60 या 70% बैलेंस ऑफ डेटर कन्फर्म हो जाएगा वेदर येस इट्स रियली एग्जिस्ट। अब मैं क्या करूँगा, 20 लोगों की डेटर की लिस्टिंग लेने के बाद क्लाइंट को बोलूँगा कि इनके एड्रेसेस दिखाओ, हमें इनके एड्रेसेस दो। सर, इनके एड्रेस तो हम खुद नहीं देख सकते। कहाँ से देखोगे सर? सर, डेटर है तो इसका मतलब हमने उनको माल बेचा होगा। बिल्कुल सही बात है, माल बेचा होगा तो एक सेल्स ऑर्डर बना होगा, उस सेल्स ऑर्डर पे एग्रीमेंट पे डेटर का आ रहा होगा, एड्रेस आ रहा होगा, वहाँ से हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि वो सही है या नहीं है। उसके बाद हम डेटर को बोलते हैं कि इनके हमें एड्रेसेस दो पूरे, और फिर और फिर उन एड्रेसेस को हम गूगल वगैरह से चेक कर लेते हैं कि ये एड्रेस जो है ये सही भी है नहीं है। पता चले कि आपने एक 5 करोड़ का डेटर दिखा रखा है अपनी बुक्स में रिलायंस ने, और वो 5 करोड़ का डेटर फेक है। अब आपने मांगा एड्रेस, उन्होंने अपनी बुआ के घर का एड्रेस दे दिया आपको,
या अपने किसी रिलेटिव का एड्रेस दे दिया, लो जी कन्फर्मेशन भेज देना। वहाँ गए, उन्होंने फ़ोन कर दिया ज़रा बैलेंस कंफर्म कर दो हमारे ऑडिटर का, उन्होंने कंफर्म करके आपको वापस भेज दिया, आपका काम हो गया। तो आपको देखना पड़ता है इंडिपेंडेंस, जिसको आप भेज रहे हो वो बंदा कहाँ पर है, क्या करता है, वेदर दे एक्चुअली एग्जिस्ट और नॉट। तो ये सब काम एक ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ कर देखने होते हैं। तो उसके बाद आपने क्या किया, 20 डेटर की कन्फर्मेशन को प्रिंट किया। ठीक है, ये क्लाइंट के लेटर हेड पे प्रिंट होता है। आपने उसमें लिखा कि वी आर डूइंग आर ईयर एंड ऑडिट प्रोसीजर, और इस पर फला 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 आपका इतना बैलेंस आ रहा है, प्लीज़ कंफर्म कि आपका इतना ही बैलेंस है, या फिर आपका जो बैलेंस आ रहा है वो कंफर्म कर दो। सर डेटर के पास आपकी कंफर्मेशन, आपने या तो बाय कुरियर, बाय ईमेल या पर्सनली आप चले गए, ठीक है। अब डेटर क्या करेगा, या तो आपको उस पर रिप्लाई कर देगा या आपको उस पर रिप्लाई नहीं करेगा। नहीं क्यों करेगा सर, करना चाहिए उसको तो। सर वो कुरियर का खर्चा आता है ना 20-30 रुपये, तो हो सकता है वो बचाना चाहे। तो इसीलिए सर मोस्टली सीए फर्म्स क्या करती है, जब वो कंफर्मेशन भेजती है ना, तो उसके साथ एक पेड एनवलप और डालती है, साथ में एक एनवलप और भेजती है कि भैया आपको कुछ नहीं करना, बैलेंस कंफर्म कर दो, हम ही नहीं पैसे खर्च कर रखे हैं ऑलरेडी, अब वापस रिप्लाई के भी, ताकि आप रिप्लाई कर दो। ये प्रैक्टिकल चीज़ मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बताई आज। तो हम उसको वो कन्फर्मेशन भेजते हैं। इन केस अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहे तो सर, तो उस केस में हम अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं कि भाई उसने रिप्लाई नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। सर अदर ऑडिट प्रोसीजर्स में हम क्या कर सकते हैं, जैसे डेटर के केस में जब हम माल डेटर को भेजते हैं, जब वो सेल हुई होगी पहले, तभी तो डेटर बना होगा ना। तो जब वो सेल उसको मिली होगी तो उसने सेल रिसीव की होगी। जैसे अगर आपके घर पे कोई, आपने अमेज़ोन से अगर कोई सामान ख़रीदा, तो अमेज़ोन का बंदा जब आपके घर डिलीवरी करता है तो आपसे साइन करवा के लेके जाता है ना। तो इसका मतलब मैं वो साइन देखता हूँ फिर, कि भैया आपने जब सेल की होगी तो उसने रिसीव किया होगा, साइन दिखाओ, डिलीवरी के साइन, कि हाँ भैया आपने रियल में डिलीवरी की है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ। तो आपको ये देखना होता है कि वो सेल रियल में हुई थी और उसी बंदे ने रिसीव किया, तो मेरी सेल उससे कंफर्म हो जाती है। तो इस तरह से हम अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं। अब बात कर ली हमने, कंफर्मेशन हमने भेजी, क्लाइंट के लेटर हेड पे प्रिंट होती है, एड्रेस को हमने वेरीफाई कर लिया, बैलेंसेस बुक से वो डाल दिए। अगर वो बैलेंस जब कंफर्म करता है, अगर डिफरेंट बैलेंस आ रहा है तो हम उसको रिकनसाइल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्यों डिफरेंस आ रहा है क्लाइंट के साथ बैठकर। अब आगे चलते हैं सर। सर हम एक कंफर्मेशन भेज रहे थे राम को, क्लाइंट हमारे पास आया, बोला कि राम को ना कंफर्मेशन मत भेजो आप। तो सर ऐसे केस में हम क्या करें। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है ना ही हम क्लाइंट की सुनते हैं ऐसे केसेस में। जो हमारे सैंपल निकल गए ना, हम उनको भेजेंगे, क्लाइंट को कहेंगे आप साइड में बैठो। लेकिन फिर भी सर मेरे साथ एक बार हुआ है, वो डेटर में नहीं हुआ, वो क्रेडिटर में हुआ है। मैं आपको बताता हूँ क्या। क्रेडिटर का बैलेंस आ रहा था, क्लाइंट ने कहा सर इस क्रेडिटर को आप कन्फर्मेशन मत भेजो। मैंने कहा सर क्यों। उन्होंने कहा सर एक तो ये 3 साल पुराना बैलेंस है हमारा जो हमको उसको पे करना है, और वो फर्म अब बंद होने वाली है। अगर आप उसको बैलेंस कंफर्मेशन भेज दोगे तो उसके पास एक एविडेंस हो जाएगा कि हाँ वो हमारे पास पैसे मांगता है, और वो कल को शू वगैरह में, जहाँ भी कोर्ट वगैरह में अगर हमें लेके जाएगा, तो उसके पास एक फर्दर ऑडिट एविडेंस बन जाएगा कि देखो जी इन्हीं के ही ऑडिटर ने मेरे से पूछा था, तो मतलब इसकी बुक्स में आ रहा है। तो सर आप मत पूछो, ताकि हमारा नहीं पे करना पड़ेगा, तो हमारी कंपनी को फ़ायदा है। अब उसमें हमारा ऑडिटर का क्या डिसीजन रहा था वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। दिस कम्प्लीटली इज़ अ प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स। तो आपको क्या करना है नहीं करना है, तो वो हमने क्या किया था बात बाद में। लेकिन क्लाइंट ने बोला तो उस केस में अब आपको क्या करना है। आपको सर ये देखना है कि क्लाइंट जो आपको मना कर रहा है तो वेदर इट्स रीजनेबल और नॉट, मटेरियलिटी क्या है उस बैलेंस की, उसका ऑडिट इफेक्ट क्या रहेगा। क्या आप उस बैलेंस को किसी और दूसरे तरीके से कंफर्म कर सकते हो, कंफर्मेशन ना भेजकर किसी और दूसरे तरीके से उस पर कंफर्ट ले सकते हो। ये हो गई क्लाइंट की बात। अब सर मैंने एक बहुत अच्छी सी एक स्लाइड बनाई है, हम उसको देख लेते हैं और हमारा ये ऐसे फिर ख़त्म हो जाएगा। देखिए सर, 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, ये जो मैंने कार्टून यहाँ पे प्रेजेंट किए, ये क्लाइंट है हमारे, ठीक है जी, फ़ोन पे जो कि बात कर रहे हैं, ये ऑडिटर साहब हैं, और ये हमारे थर्ड पार्टी हैं, जैसे डेटर, क्रेडिटर, बैंक, लीगल केस, स्टॉक। बैंक के केस में सब सर अब हम पर्सनली जाते हैं, जब से सत्यम का केस हुआ है। बड़े बड़े जितना बैलेंस ज़्यादा होता है तो हम खुद जाते हैं, सत्यम का केस देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। तो ऑडिटर क्या करता है, डायरेक्ट कन्फर्मेशन भेजता है थर्ड पार्टी को। कैसे भेजेगा सर, कोरियर करेगा, ईमेल करेगा, या पर्सनली खुद जाएगा। थर्ड पार्टी क्या करेगी, डायरेक्ट बैलेंस कंफर्म करेगी ऑडिटर को। अगर बैलेंस मैच हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऑडिटर क्या करेगा, क्लाइंट के साथ बैठकर बात करेगा, देखेगा डिफरेंस क्यों आ रहा है। ठीक है सर। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट, पहला पॉइंट क्या होता है सर हमारा, इसमें हमें देखना होता है कि हमारी मटेरियलिटी क्या है। मटेरियलिटी के बेस पर हम बैलेंस कंफर्म करवाएंगे। फिर मैंने आपको बताया था एक लिस्टिंग लेते हैं, उसमें से हम सैम्पलिंग करते हैं कि किन किन को कंफर्मेशन भेजनी है। फिर उसके बाद हम एड्रेसेस निकालते हैं और एड्रेस को वेरीफाई करते हैं कि वेदर दे एड्रेस आर एक्चुअल और नॉट, कहीं फेक तो नहीं है। उसके बाद मोड ऑफ कंफर्मेशन, ईमेल, मेल, पर्सनल विजिट भी कर सकते हैं।
इसके बाद सर हम क्या करेंगे, जैसे आपने 20 लोगों को 20 डेटर को कन्फर्मेशन भेजी, 25 क्रेडिटर को भेजी, 15 लीगल वाले और 50 बैंक के, तो आप क्या करोगे सर, मैं एक ट्रैकर बनाऊंगा ताकि मेरे को याद रहे, अदरवाइज तो ऑडिटर खुद भूल जाएगा उसने क्या क्या था। मैं 4 टैब बनाऊंगा एक्सेल शीट पे, एक डेटर की, क्रेडिटर की, एक बैंक की और एक लीगल की, और उसमें लिखूंगा कि मैंने इनको भेजी, इस डेट पर भेजी, ऐसे भेजी, इतना बैलेंस था, इतना रिप्लाई आया, इस डेट पे रिप्लाई आया। पूरा एक ट्रैकर बना लूंगा एक्सेल के अंदर ताकि बाद में ऑडिट एविडेंस, ऑडिट वर्क पेपर बन जाए, पार्टनर देखे तो उसको दिखा सकूं, क्योंकि लिखा नहीं तो दिखा नहीं। ट्रैकर बनाऊंगा सर, अगर रिप्लाई नहीं आया तो मैं फॉलोअप करूंगा। फॉलोअप क्या करेगा ऑडिटर, ऑडिटर कहेगा क्लाइंट को, सर जी आपका देखो उस डेटर ने बैलेंस कंफर्म नहीं किया। फिर क्लाइंट फोन करेगा, अरे भाई साहब आपका बैलेंस आ रहा है, आप हमारे ऑडिटर को रिप्लाई करो यार, उन्होंने हमारी जान खा रखी है। फिर ये क्लाइंट फोन करके अपने उन बंदों को बोलेगा जिन जिनका रिप्लाई नहीं आया, फिर वो हमारे पास रिप्लाई करेंगे, ठीक है जी रिस्पॉन्स आ गया, रिकनसाइल कर लो, अगर डिफरेंस है तो मैच हो गया तो बल्ले बल्ले। उसके बाद अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो रिमाइंडर, एक बार सर हमने उनको कोरियर कर दिया, क्या दोबारा भी करे सर, 4 बार तक हम कोरियर करते हैं उनको। उन नालायकों को हम 4 बार तक कंफर्मेशन का कोरियर करते हैं, 4 बार पैसे खर्च करती है ऑडिट फर्म्स। रिस्पॉन्स नहीं आया सर तो अल्टरनेट प्रोसीजर लगाओ और चेक करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट। रिस्पॉन्स की रिलायबिलिटी कैसे चेक करोगे सर, जो बंदा भेज रहा है उसकी ऑब्जेक्टिविटी देखो, पता चले इसी ने अपना कोई सेटअप कर रखा हो, इसी की अपनी बुआ के पास, रिलेटेड पार्टी के पास हम कंफर्मेशन भेज रहे हैं। नॉलेज देख लो, जो बंदा कंफर्म कर रहा है वो नॉलेजेबल है भी कंफर्म, पता चले आप क्लर्क को भेज रहे हो। विलिंगनेस सर, वो तो कंफर्म करना ही नहीं चाहते क्योंकि पैसा लग रहा है, इसीलिए हम उनको पेड एनवलप देते हैं, तो उनकी विलिंगनेस। मैनेजमेंट आपको रिक्वेस्ट करती है मत भेजो, तो देखना पड़ेगा उसका इम्पैक्ट क्या है, क्यों बोल रही है, रीज़न क्या है, ये सब देखकर उसको क्या अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर से ख़त्म कर सकते हैं नहीं। पॉजिटिव कन्फर्मेशन, नेगेटिव कन्फर्मेशन आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं नहीं मिलेगा, वी ऑलवेज सेंड पॉजिटिव कन्फर्मेशन। तो पॉजिटिव कन्फर्मेशन क्या होती है सर, हम पूरे लेटर हेड पे लिखते हैं ये आपका बैलेंस है, अब आप कंफर्म कीजिए, आइदर यही है और अगर दूसरा है तो कोई दूसरा बैलेंस, तो हमेशा उनको रिप्लाई करना ही करना है। नेगेटिव कन्फर्मेशन ये बोलती है सर कि आप सिर्फ तभी रिप्लाई करो जो बैलेंस हम बोल रहे हैं, अगर आपका बैलेंस उससे कुछ और आ रहा है, अगर आपका बैलेंस कुछ दूसरा आ रहा है तो ही आप रिप्लाई करो, अदरवाइज मत करो। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल है सर आपका, ये 2 पॉइंट्स, हम प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करते, हम मेनली कन्फर्मेशन भेजते हैं और उसका हमेशा रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं। बैंक के केस में जो कन्फर्मेशन प्रिंट होती है सर, वो ऑडिट फर्म के लेटर हेड पे प्रिंट होती है। 2 बातें बोल रहा हूँ ये याद रखना, जो प्रैक्टिकल काम नहीं करते, बैंक की कन्फर्मेशन फर्म के लेटर हेड पर प्रिंट होती है, बाकी अदर कन्फर्मेशंस क्लाइंट के लेटर हेड पर प्रिंट होती है। ठीक है जी, क्लाइंट के लेटर हेड पर प्रिंट होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। कन्फर्मेशन वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो गया है, आपकी बुक में ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ हमने डिस्कस की है तो बुक से आपको समझ ही आ जाएगा। सर आप ये क्या करते हो, आप प्रैक्टिकल लाइफ डिस्कस करते हो, बुक से पढ़ाते नहीं हो। सर आप एक बात बताओ, अगर आपकी मम्मी ने आपको आटा गूंदना सिखा दिया, सब्जी बनाने सिखा दी अपने साइड में खड़ा करके, और आपसे एक बार बनवा भी ली मान लो, तो क्या उसके बाद भी आप रेसिपी पढ़ोगे? थिंक अबाउट इट, कि मैं बुक से नहीं पढ़ाता हूँ तो क्या सही करता हूँ या गलत करता हूँ, आपके लिए कुछ छोड़ दिया मैंने? कीजिए और फिर अगला, अब अगला ऐसे करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।